हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंड रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी का क्यों ह्रास हुआ और फिर किस तरीके से पॉलिटिकल थ्योरी का रिसर्जेंस हुआ। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पीएसआईआर ऑप्शनल में भी काफी बार पूछा जा चुका है। लास्ट डिकेड में इसमें से ये 3 क्वेश्चन आए हैं। पहला आप देखिए, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इस पर कमेंट कीजिए, 2023 में आया हुआ। फिर कमेंट ऑन रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये 2019 में आया हुआ। देन डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी अगेन आया 2018 में। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के दृष्टिकोण से भी। और अगर हम यूजीसी नेट की बात करें तो यूजीसी नेट में भी ये काफी क्रूशियल टॉपिक है। हम आगे बढ़ते हैं कि जी पॉलिटिकल थ्योरी का ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है डिक्लाइन और रिसर्जेंस, इसको हम किस तरीके से आंसर राइटिंग में यूज करेंगे। तो आंसर राइटिंग में हम पहले इंट्रो देंगे पॉलिटिकल थ्योरी का थोड़ा सा, फिर एक बार हम थोड़ा सा बताएंगे डिक्लाइन के बारे में कि जी किस तरीके से पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन हुआ। और इसमें एक से दो एक्सपर्ट के हम नाम लिख सकते हैं, जैसे डेविड ईस्टन हो गए, अल्फ्रेड कॉकबेन हो गए, राइट। और फिर रिसर्जेंस में भी हम इस तरीके से दो एक्सपर्ट्स के नाम लिख सकते हैं, लियो स्ट्रॉस हो गए, राइट, और दांते जर्मिनो। और इस तरीके से हम लास्ट में कंक्लूड कर देंगे। तो इस तरीके से हम आंसर राइटिंग भी इस वाले क्वेश्चन में कर सकते हैं। फिलहाल इसको डीपली समझने के लिए आगे की स्लाइड्स में हम जाते हैं, उसके बाद आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। ठीक है, तो डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में पहले हम जाते हैं इंट्रो की तरफ कि पॉलिटिकल थ्योरी है क्या। हालांकि मैं पहली वाली वीडियोस में बता चुका हूं, पर फिर भी एक बार जल्दी से रिमाइंड करते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी है एक इंटेलेक्चुअल एफर्ट टू अटेन ए सिस्टमैटिक नॉलेज अबाउट द गोल्स एंड मेथड्स ऑफ पॉलिटिक्स। मतलब पॉलिटिक्स के जो गोल्स हैं और मेथड्स हैं, पर्पस है, इसकी सिस्टमैटिक नॉलेज को हम पॉलिटिकल थ्योरी कह सकते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी लगभग 2 से 2,500 साल पुराना ट्रेडिशन है। ठीक है, 2 से 2,500 साल पहले से पॉलिटिकल थ्योरी का शुरुआत हो चुकी है। जैसे प्लूटो, अरिस्टो, सोक्रेटिस, ठीक है। तो काफी सारे थिंकर्स ने पॉलिटिकल थ्योरी का ट्रेडिशन इनके थॉट में हमें देखने को मिलता है। लेकिन अब क्योंकि कॉन्सेप्ट डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी है, तो इस पे हम देखते हैं इन मिड 20th सेंचुरी, डेट मीन्स 1950s में, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द एक्सपोनेंट्स ऑफ न्यू पॉलिटिकल साइंस बिगिन टू क्वेश्चन द कंटिन्यूड रिलीवेंस ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी। यानी ये 2 से 2,500 साल पहले जो पॉलिटिकल थ्योरी चलती आ रही है वेस्टर्न थिंकर्स की, उस पर क्वेश्चंस करने लगे जो न्यू पॉलिटिकल साइंस के एक्सपोनेंट्स थे 1950s में। तो 1950s में कौन से एक्सपोनेंट्स थे? बिहेवियरलिज्म वाले, बिहेवियरलिज्म वाले थे। उनने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पॉलिटिकल साइंस को काफी सारे लोग स्पेशली खाली साइंस में बांध देना चाहते थे। ठीक, इन चीजों को मैं पहले वाली वीडियोस में कवर कर चुका हूं, आप चाहें तो पहली वाली वीडियोस आप देख सकते हैं। फिलहाल ये हमारा इंट्रो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपर्ट्स के व्यूज क्या हैं इस चीज पर। पहले हमारे एक्सपर्ट आते हैं डेविड ईस्टन। जी डेविड ईस्टन ने इस बारे में क्या कहा है, तो हम डेविड ईस्टन का जो वर्क है पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अब इनके इंपॉर्टेंट वर्क हमें याद रखने चाहिए, क्योंकि ये यूजीसी नेट में काफी बार पूछा जाता है कि जी डेविड ईस्टन की इंपॉर्टेंट वर्क्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल सिस्टम इनका वर्क था उसमें डेविड ईस्टन ने इसके बारे में बताया है कि जी जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी है वो बेस्ड ऑन मेयर स्पेकुलेशन डिवाइड ऑफ एक्यूट ऑब्जर्वेशन ऑफ द पॉलिटिकल रियलिटी। यानी जो उस टाइम की पॉलिटिकल रियलिटी है ये रेदर देन फैक्ट्स पे बेस्ड होने की जगह खाली स्पेकुलेटिव होती है, इस पे स्पेकुलेशन ही करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी का
इशू है कि भाई इसमें दिक्कत ये है कि जी ये खाली स्पेकुलेशन पे वर्क करती है, एजम्पशंस पे बिलीव रखती है रेदर देन फैक्ट्स और करंट रियलिटी पे। तो इनने बोला कि जिस तरीके से साइंस है जो फैक्ट बेस्ड है, हमें पॉलिटिकल साइंस को भी उस तरफ ले जाना चाहिए। इन ऑर्डर टू ले साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, इट वाज नेसेसरी टू रेस्क्यू इट फ्रॉम द स्टडी ऑफ क्लासिक्स एंड हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज। मतलब जो क्लासिक्स कौन से, जो मैंने अभी आपको बताया 2 से 2,500 साल पहले पॉलिटिकल थ्योरी शुरू हुई थी इन द थॉट्स ऑफ वेरियस थिंकर फ्रॉम प्लूटो टू सोक्रेटिस एंड मैनी मोर, राइट। कि भाई हमें क्लासिक्स से निकल के हमें साइंटिफिक फाउंडेशन इसकी रखनी चाहिए, क्योंकि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी हैड नो रिलीवेंस इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। जो 1950s का पीरियड था उसमें इसका कोई मेन इंपॉर्टेंट रोल बचा नहीं था। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू के बाद काफी सोशल अपहीवल्स हुए थे, काफी वर्ल्ड ऑर्डर में चेंजेस हुए थे, तो वहां कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी का रोल काफी कम हो गया था। तो उस चीज को डेविड ईस्टन ने बताया कि जी करंट रियलिटी में ये वर्क नहीं कर रही है। उसके लिए उन्होंने बोला कि जी जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी है दैट वाज द प्रोडक्ट ऑफ द टर्मोइल दैट कैरेक्टराइज द पास्ट एजेस। जो पीछे हो चुका है ये उसको दर्शाती है, ना कि जो आगे होने वाला है। जैसे ये ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी आगे बढ़ी ग्रीस में जब प्लूटो पैदा नहीं हुए थे, प्री प्लूटो डेज। इटली में 15th सेंचुरी में जब इटली में रिसर्जेंस वाला मूवमेंट चल रहा था। इंग्लैंड में 16th एंड 17th सेंचुरी में जब इंग्लैंड में रिवॉल्यूशन, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन की बात थी। फ्रांस में, ठीक है, 18th सेंचुरी में, तब जैसे इस टाइम पे फ्रांस की क्रांति हुई थी। ये वाइड स्प्रेड सोशल एंड पॉलिटिकल अपहीवल हुए थे। मतलब उस टाइम पे जब ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी आगे बढ़ी थी, उस टाइम का जो कॉन्टेक्स्ट था या वहां की जो ट्रेडिशनल रियलिटी थी वो आज की रियलिटी से काफी चेंजेस थी। तो ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है ट्रेडिशनल वाली, ये उस टाइम पे इन थिंकर्स की वैलिड थी। आज के टाइम पे क्योंकि चीज चेंज हो चुकी है उतनी वैलिड नहीं है, ठीक है। इनने ऐसा डेविड ईस्टन का मानना था। इट हैड नो रिलीवेंस इन कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी। और इनने बोला इट दैट देयर हैज बीन नो आउटस्टैंडिंग पॉलिटिकल फिलोसोफर आफ्टर कार्ल मार्क्स एंड जॉन स्टुअर्ट मिल। इनका ऐसा मानना था कि कार्ल मार्क्स एंड जॉन स्टुअर्ट मिल के बाद कोई भी उस तरीके का पॉलिटिकल फिलोसोफर नहीं आया जो हमारी पॉलिटिकल रियलिटी, स्पेशली कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटी को प्रॉपर तरीके से हमें बता सके। सो दे क्वेश्चंस द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी और मे बी द क्लासिक्स, ठीक, वाइल पैरासिटिकली ऑन ए सेंचुरी ओल्ड आइडियाज। भाई पुराने आइडियाज पे हम क्यों इतने दिन तक चिपके रहेंगे, हमें अपना कुछ इजाद करना चाहिए। इन्होंने बोला कि जी वाइल इकोनॉमिस्ट एंड सोशलिस्ट हैड प्रोड्यूस्ड ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन देयर रेस्पेक्टिव स्फीयर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पॉलिटिकल साइंसेस लैग्ड बिहाइंड। भाई जो इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, उनने ह्यूमन बिहेवियर के बारे में काफी कुछ आगे बढ़े हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस अभी तक खाली क्लासिक्स में ही फंस के रह गई है। हमें उससे बाहर निकलना चाहिए। ये सारी बातें कब है? 1950s के पीरियड में, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। ये हमें कॉन्टेक्स्ट डेविड ईस्टन का भी थोड़ा याद रखना चाहिए। इनने फिर से बोला पॉलिटिकल साइंटिस्ट के बारे में, दे फेल टू एक्वायर सुटेबल रिसर्च टूल टू अकाउंट फॉर द राइज ऑफ फासिज्म और कम्युनिज्म एंड देयर कंटिन्यूएंस। भाई इनकी नाक के नीचे से फासिज्म इटली में आगे बढ़ा, कम्युनिज्म स्पेशली यूएसएसआर, चीन और क्यूबा में आगे बढ़ा। और उस टाइम ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी में कोई टूल्स नहीं थे इसको दिखाने के जी कि क्यों आगे बढ़ा, इसका क्या रीजन था, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं उस टाइम की कमियां थी जो डेविड ईस्टन ने उजागर करी। उनने बोला कि ड्यूरिंग दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मैंने जैसे बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1950s के पीरियड में डेविड ईस्टन ने ये सारी चीजें बोली है कि ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इकोनॉमिस्ट, सोशोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट had played an active role in decision making process, but political science were
साइंटिस्ट वर्ड इग्नोर्ड। भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इकोनॉमिस्ट से पूछा गया, सोशोलॉजिस्ट से पूछा गया, साइकोलॉजिस्ट से पूछा गया, बट पॉलिटिकल साइंस साइंटिस्ट की कोई वैल्यू रही ही नहीं, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया फासिज्म या कम्युनिज्म में इनने कोई अपनी प्रॉपर थ्योरी ही नहीं दी कि भाई किस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर या वार क्यों हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस इसमें पीछे छूट रही थी। डेविड ईस्टन आगे कहते हैं, इनने बोला कि जी हमें बिहेवियरल पॉलिटिकल साइंस पर जोर देना चाहिए जो अदर सोशल साइंस की तरह हो, स्पेशली साइंस। ठीक है, जिसे हम मेजर कर सकें और नेचुरल साइंसेस की तरह हो, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो टॉप पॉलिसी मेकर्स हैं वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट की भी पूछे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। राइट, आगे डेविड ईस्टन सजेस्ट करते हैं कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी वाज प्राइमरली कंसर्न्ड विद इवॉल्विंग सुटेबल वैल्यूज फॉर सोसाइटी। मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस नीड नॉट मेक एफर्ट इन दिस डायरेक्शन। डेविड ईस्टन का ऐसा भी मानना था जो क्लासिकल थिंकर्स हैं, ठीक है, या ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी है, वो बहुत ज्यादा ओवर एग्जीग्रेटेड थे ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज। ठीक है, इस डायरेक्शन में काफी ज्यादा उन लोगों ने काम किया था, बट मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस को इस चीज में काफी ज्यादा प्रयास करने की इतनी जरूरत नहीं है। इन्हें प्रयास करने की जरूरत है जो कॉन्टेम्परेरी रियलिटी है, कि आज के टाइम पे हमें क्या सिचुएशन आ रही है। ये वैल्यूज को बाइज्ड भी मानते थे कि भाई वैल्यूज तो जो इंडिविजुअल और कोई ग्रुप है उसके हिसाब से भी डिसाइड करी जा सकती है, और हर एक की वैल्यूज अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं वैल्यूज को शुरू के पीरियड में वाइज समझते थे। फिर डेविड ईस्टन कहते हैं कंटेम्परेरी जो सोसाइटी है, स्पेशली 1950s का पीरियड, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ये 1950s का पीरियड, क्योंकि जब मैं आपको बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म समझाऊंगा तब भी ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा टॉपिक। ठीक है, और इस पर भी काफी ज्यादा बार यूपीएससी, ठीक है, इस पे भी काफी ज्यादा बार यूपीएससी और यूजीसी नेट दोनों में पूछा जा चुका है। तो कंटेम्परेरी सोसाइटी के बारे में ये कहते हैं कंटेम्परेरी सोसाइटी को अपना खुद का वैल्यू सिस्टम इजाद करना चाहिए अपने खुद के एक्सपीरियंस से, और जो आज की रियलिटी है उसके बेसिस पे, ना कि पास्ट की चीजों को बिना क्वेश्चन के रख लेना चाहिए। पॉलिटिकल साइंटिस्ट शुड ओनली फोकस ऑन बिल्डिंग कैजुअल थ्योरी। भाई कैजुअल थ्योरी क्या, कैजुअल थ्योरी को बिल्ड करने पर उन्हें फोकस करना चाहिए। कैजुअल थ्योरी होती क्या है कि भाई कोई एक्शन हुआ और उसका कॉन्सिक्वेंस, ये आप पूरा बताओ। कि जैसे साइंस में होता है जी पानी गर्म हुआ तो उसके बाद पानी भाप में बन गया, तो सेम ऐसे ही अगर भाई मान लो कोई रिवॉल्ट हुआ है, तो रिवॉल्ट से पहले क्या हुआ था वो आप रीजन बताओ, कि जी ये एक्शन हुआ उसका ये कॉन्सिक्वेंसेस हुए। तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट को कैजुअल थ्योरी को डेवलप करने पर जोर देना चाहिए, ये शुरू में डेविड ईस्टन का मानना था, और यहीं से जन्म होता है बिहेवियरलिज्म का। However, Eastern changed his view after 1.5 decades. In his presidential address to American Political Science Association in 1969, he launched his post-behavioral revolution. तो 1950 से 1970 तक पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन होता रहा, लेकिन 1970s के बाद पॉलिटिकल थ्योरी का रिसर्जेंस हुआ। ठीक, ये टाइमलाइन हमें थोड़ा सा याद रखनी चाहिए। ठीक है, और इस चीज को डेविड ईस्टन ने भी माना अपने पोस्ट बिहेवियरल रिवॉल्यूशन में, जहां ये शुरू में 1950 से 1970s में बोल रहे थे कि जी वैल्यूज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बाद में इन्होंने वैल्यूज को इंपॉर्टेंस अपने पोस्ट बिहेवियरल रिवॉल्यूशन में दी है। और इन्होंने जो पॉलिटिकल साइंस जो शुरू में प्योर साइंस जैसे समझ रहे थे कि ये फैक्ट बेस्ड होना चाहिए, उसे इन्होंने अप्लाइड साइंस बनाने की तरफ ध्यान अपना देना शुरू किया था 1970s के पीरियड में। और उन्होंने बोला था साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन शुड इनेबल द कंटेम्परेरी सोसाइटी टू टाइड ओवर द प्रीवेलिंग क्राइसिस, यानी 1950s या 1960s में जो भी क्राइसिस हो रहे हैं
उस चीज की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और कैजुअल थ्योरी डेवलप करके उस क्राइसिस को दूर करना चाहिए। ठीक है। और पोस्ट बिहेवियरलिज्म में जब 1970s में आया, तो क्योंकि वैल्यूज पे अगर आप ध्यान नहीं दोगे, अगर वैल्यूज को आप बाइस समझ लोगे, तो कहीं ना कहीं उसके काफी खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ठीक है। इसलिए इन्हें बाद में रियलाइज किया और उसके बाद इन्होंने वैल्यूज को भी इंपॉर्टेंस दी, डेविड ईस्टन ने। राइट। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से जो डेविड ईस्टन साहब थे, इनने पहले पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन के बारे में बताया, और फास्ट फॉरवर्ड इन्होंने ये भी बताया जी कि पॉलिटिकल थ्योरी 1970s के बाद आगे बढ़ी है विद पार्टिकुलर कॉन्सर्न्स ओवर वैल्यूज। ठीक है। अब हम दूसरे इंपॉर्टेंट थिंकर अपने देखते हैं, अल्फ्रेड कॉकबेन। अल्फ्रेड कॉकबेन ने भी डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पे काफी अच्छी कमेंट्री करी है। इनका आर्टिकल पब्लिश हुआ था, द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इन पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली। ठीक है। इस वाली मैगजीन में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था। यहां अल्फ्रेड कॉकबेन ने बोला था कि पॉलिटिकल थ्योरी अपनी सिग्निफिकेंस लॉस्ट कर चुकी है इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी एज वेल एज कम्युनिस्ट सोसाइटी। इन दोनों ही सोसाइटी में पॉलिटिकल थ्योरी अपनी सिग्निफिकेंस लॉस्ट कर चुकी है। अब आपको 1950s के पीरियड में क्या था भाई, कोल्ड वॉर का पीरियड था। कोल्ड वॉर में पूरी दुनिया दो सुपर ब्लॉक्स में डिवाइडेड थी, यूएसए एंड यूएसएसआर। ठीक है। और दोनों अपनी अलग ही चीजों से चल रहे थे, रेदर देन इन्हें कोई पॉलिटिकल थ्योरी ड्राइवन कर रही थी, इस तरीके से मानना था अल्फ्रेड कॉकबेन का। अल्फ्रेड कॉकबेन ने बोला, कैपिटलिस्ट सिस्टम वर इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ लिबर्टेरियन डेमोक्रेसी। ठीक है। जब मैं आपको डेमोक्रेसी के बारे में बताऊंगा तब ये बताऊंगा लिबर्टेरियन मॉडल, जो लिबरलिज्म में हम आगे जाके बढ़ेंगे, ये मॉडर्न लिबरलिज्म से थोड़ा सा पहले आता है। ठीक है। जहां स्टेट की इंपॉर्टेंस काफी मिनिमल हो जाती है। तो ये अपना लिबर्टेरियन डेमोक्रेसी के मॉडल में बताते हैं कि यहाँ कोई भी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट ने डेमोक्रेसी किस तरीके से आगे बढ़ेगी, यहाँ यहाँ क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में ज्यादा रिसर्च ही नहीं करी। और इन्होंने कैपिटलिस्ट सिस्टम में बताया कि जो ओवरवेलमिंग रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, और, और वो काफी ज्यादा बड़ी, इस साथ ही साथ इसमें मिलिट्री मशीन भी हो जाती है कि भाई जैसे जैसे कैपिटलिस्ट सिस्टम आगे बढ़ता है उसमें ब्यूरोक्रेसी का काफी ज्यादा रोल हो जाता है, और सेम उसमें मिलिट्री का काफी ज्यादा रोल हो जाता है। पॉलिटिकल थ्योरी तो इस तरीके के सिस्टम को सस्टेन करने में कोई अपना रोल अदा ही नहीं करती। सेम ये दोनों चीज सेम ट्रू हो जाती है यूएसएसआर में भी। ठीक है। तो भाई कहां गई फिर पॉलिटिकल थ्योरी, ऐसा मानना था अल्फ्रेड कोबेन का। जैसे उन्होंने बोला, एक कम्युनिस्ट सिस्टम को अगर आप देख लो, जहां एक तरफ भाई न्यू फॉर्म ऑफ पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ रेदर देन की भाई वर्कर्स की पार्टी होगी, खाली जो कुछ इंपॉर्टेंट लोग होंगे, द रूल ऑफ स्मॉल ओलिगार्ची, खाली उन्हीं का ही रूल रहेगा। बाकी भाई पॉलिटिकल थ्योरी का यहाँ भी कोई इंपॉर्टेंट रोल रहा नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया, ना केवल यूएसए में और यूएसएसआर दोनों में ही पॉलिटिकल थ्योरी का रोल डिक्लाइन हो चुका है, और इन दोनों सिस्टम को सस्टेन करने में किसी भी पॉलिटिकल थ्योरी का कोई इतना योगदान है नहीं। जैसे डेविड ईस्टन ने बताया था कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट कंटेम्परेरी रियलिटी में कहीं ना कहीं पीछे जा चुके हैं। फिर इन्होंने बोला कि इवन अगर हम बात करें कम्युनिस्ट सिस्टम में भी, तो हीगल एंड मार्क्स, कार्ल मार्क्स खाली अपनी एक छोटी सी दुनिया में ही इंटरेस्टेड थे, उन्हें और किसी से इतना ज्यादा मतलब नहीं था। हेगल भाई जो टेरिटोरियल स्टेट है, भाई जो स्टेट हमें दिख रहा है कि स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन द अर्थ, और मार्क्स खाली वर्कर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट थे। इन्होंने कोई ग्रांड थिंकिंग नहीं करी थी। दे वांटेड टू डिस्कवर व्हाट इज प्रीडेस्टिनेट विद इन देयर रेस्पेक्टिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वे खाली उन्हीं चीजों को देखना चाहते थे जो पहले से ही डिसाइडेड थी, या इन्होंने सोच रखी थी हमें ये चीज दर्शानी है। इस चीज को हम हिस्टोरिसिज्म भी कहते हैं। फिर ये बोलते हैं, कंटेम्पररी पॉलिटिक्स वाज ऑपरेटिंग ऑन सच ए लार्ज स्केल दैट इट कुड नॉट बी एनालाइज्ड इन द लाइट ऑफ एनी पार्शियल और नैरो थ्योरी। तो ये जो कंटेम्पररी सोसाइटी है, कंटेम्पररी पॉलिटिकल रियलिटी है, जहां हम ग्लोबलाइजेशन को भी देखते हैं, उस टाइम पे कितने लार्ज स्केल पे होती है, जहां कोई भी पार्शियल और नैरो थ्योरी पूरी तरीके से उसको
रियलिटी को नहीं दर्शा सकती। जैसे हीगल बोलते हैं जी स्टेट को आप एज ए गॉड की तरह ट्रीट कर सकते हैं, मार्क्स खाली वर्कर्स में या पुअर पीपल्स में डिपेंडेंट थे, ठीक है। तो इसके लिए एक मेजर थ्योरी की जरूरत पड़ेगी जिसमें पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहीं ना कहीं लैग कर रहे थे, ऐसा मानना था अल्फ्रेड हॉबबेन का। इसके साथ साथ उन्होंने बोला कि ना केवल ये बल्कि लॉजिकल पॉजिटिविस्ट वर आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। जो बात करते थे लॉजिकल पॉजिटिविस्ट कौन, जो वैल्यू फ्री अप्रोच की बात करते थे और फैक्ट्स की बात करते थे, और जो चाहते थे कि पॉलिटिकल थ्योरी एज ए नेचुरल साइंस की तरह ही रहे। इनका भी पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। लॉजिकल पॉजिटिविस्ट कौन, जो खाली फैक्ट्स पे ही कंसंट्रेशन रखना चाहते थे। Political science has to answer question which the methodology of social sciences may not be able to answer। अल्फ्रेड कॉकबेन ने बोला कि पॉलिटिकल साइंस को वो भी क्वेश्चंस के जवाब देना चाहिए जो अदर सोशल साइंसेज उनके जवाब नहीं दे पा रही है। Political science must evolve criteria of judgment which will revive the relevance of political philosophy। भाई पॉलिटिकल साइंस को उस तरीके का क्राइटेरिया डिसाइड करना चाहिए जो पॉलिटिकल फिलॉसफी को फिर से रिवाइव कर पाए। यानी इनने भी बाद में बोला कि जी वैल्यूज को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ना कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट एक अपनी ही छोटी सी दुनिया में रह जाए। अब तीसरे एक्सपर्ट हम देखते हैं सैम और मार्टिन लिपसेट। इनका क्या मानना था भाई? इंपॉर्टेंट वर्क इनका क्या है, पॉलिटिकल मैन। क्या इनने बोला द वैल्यूज ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी हैड ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, कि जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है 1950s के पीरियड वाली, वही उसकी वैल्यूज ऑलरेडी डिसाइडेड हो जा चुकी हैं। इन द यूएस द एज ओल्ड सर्च फॉर गुड सोसाइटी हैड कम टू एन एंड बिकॉज दे हैड ऑलरेडी अचीव्ड इट। भाई जो एक गुड सोसाइटी की क्वालिटीज होती हैं वो यूएसए ने ऑलरेडी अचीव कर ली है। तो क्या मतलब बनता है और एक स्टैंडर्ड को या क्लासिकल जो हमारे थिंकर्स हैं उनकी चीजों पे जाने का, ठीक है। The prevailing form of democracy in US was the closest approximation to the good society itself in operation। भाई यूएसए में जो डेमोक्रेसी है, भाई लोगों को इतने सारे राइट्स हैं, प्लस बिजनेसेस आगे से काफी आगे बढ़ सकते हैं विद द मिनिमल इंटरफेरेंसेस ऑफ द स्टेट। यह ऑलरेडी आइडियल फॉर्म में डेमोक्रेसी काम कर रही है। तो आज पॉलिटिकल थ्योरी का यहां क्या मतलब है, ठीक है। और इनने भी क्वेश्चन किया पॉलिटिकल थ्योरी की रिलीवेंस का, कि भाई यहां बताइए इस पॉलिटिकल थ्योरी का क्या रिलीवेंस रहा है। तो अभी तक हम तीन लोगों के व्यूज देख चुके हैं डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में। एक तो डेविड ईस्टन के, दूसरे अल्फ्रेड कॉकबेन के, थर्ड सेमूर मार्टिन लिपसेट के। अब जब भी आंसर राइटिंग आएगी आप इनमें से दो से तीनों थिंकर्स की दो दो तीन तीन लाइन आप आंसर राइटिंग में पहले इनको लिखेंगे, फिर बाद में अलग वाले थिंकर्स की लिखेंगे जिन्हें मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझा रहा हूं। अब बात करते हैं भाई लियो स्ट्रॉस की। भाई इनने पॉलिटिकल थ्योरी के रिवाइवल में काफी इंपॉर्टेंट रोल अपना निभाया और इन्होंने बताया भाई क्यों पॉलिटिकल थ्योरी में वैल्यूज की इंपॉर्टेंस है, क्यों पॉलिटिकल थ्योरी खाली साइंस पे ही डिपेंड नहीं रख सकती, क्यों पॉलिटिकल थ्योरी को पॉलिटिकल फिलोसफी की भी दरकार है, ठीक है। अभी आगे के थिंकर्स इन्हीं चीजों के बारे में बताएंगे। इनका फेमस पेपर था व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसफी, ठीक है। और एक और था एन एपिलॉग टू एसे ऑन साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। तो इनके ये दो इंपॉर्टेंट वर्क हैं जिसके जहां इन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में चर्चा करी है। इन्होंने बोला द न्यू साइंस ऑफ पॉलिटिक्स वाज ए सिम्पटम ऑफ द एलिजेड डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। While adopting positivist approach, it had ignored the challenges of normative issues। कि जो नई साइंस है पॉलिटिक्स की उसमें पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन ऑलरेडी दिख रहा है। ये बिहेवियरलिज्म पे इनने पॉइंट आउट किया था उस टाइम पे कि भाई पॉजिटिविस्ट अप्रोच को अप्लाई करने के बाद
इनने नॉर्मेटिव इश्यूज को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया है। नॉर्मेटिव इश्यूज कौन से हुए? व्हाट वी ऑट टू डू, व्हाट वी नॉट ऑट टू डू, जस्ट लाइक इक्वेलिटी, जस्टिस, राइट्स, लिबर्टी। भाई इनका रियल लाइफ में क्या मतलब है? ठीक है, कहीं ऐसे तो नहीं कि भाई जो पावर में ग्रुप है वो अपनी सुविधा अनुसार इन टर्म्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं लियो स्ट्रॉस ने कॉल आउट किया था। इनने बोला empirical theory of politics as its equal importance of all social values, it denies that certain things are intrinsically high while other are intrinsically low। ठीक है, तो जैसे आप याद करिए जब हम पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़ते हैं तो जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी ये चीज बोली थी कि जब यूटिलिटेरियनिज्म में बेंथम ने बोला था कि सारी वैल्यूज को हम एक मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन जेएस मिल ने बोला था भाई कई सारी वैल्यूज को हम आगे रखेंगे और काफी चीजों को कम। सेम ऐसे ही लियो स्ट्रॉस का ऐसा मानना था कि सारी सोशल वैल्यूज इक्वल नहीं हो सकती। अगर आप सारी सोशल वैल्यूज को एक बराबर समझेंगे तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, क्या इनने बोला? इट ऑब्लिटरेट्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन द मैन एंड ब्रूट्स। भाई आदमी और जानवर में ये फर्क खत्म कर देगा। और ये जस्ट लाइक कि भाई आप साफ पानी को नाले के पानी में मिला दो तो इस तरीके से ये पूरे पानी को ही गंदा कर सकता है। हमें वैल्यूज में कहीं ना कहीं डिफरेंस करना आना चाहिए कि किस टाइम पे कौन सी वैल्यूज की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तभी ह्यूमैनिटी आगे बढ़ पाएगी। ठीक है भाई, जैसे रिफ्यूजीज के साथ बहुत सारे क्राइसिस होते हैं, अगर हम वहां खाली एक नेशनल इंटरेस्ट के बारे में ही सोचेंगे तो वह कहीं ना कहीं ह्यूमन विंग्स हार जाएंगे। हमें वहां बात करनी होगी ह्यूमन राइट्स की। तो ह्यूमन राइट्स नेशनलिज्म से आगे होगा तभी जाके रिफ्यूजीज की कदर होगी। तो यहां हमको वैल्यूज को, एक वैल्यू को दूसरे से ऊपर ठहराना होगा, ऐसा मानना था लियो स्ट्रॉस का कि जी आपको वैल्यूज में लेक्सिकॉन ऑर्डर रखना पड़ेगा। अगर आप इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन होना निश्चित ही है। अब सेकंड एक्सपर्ट है हमारे दांते जर्मिनो। इनका वर्क था बियॉन्ड आइडियोलॉजी द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, इनने क्या बोला? इनने बोला इन मोस्ट ऑफ 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी देयर वर टू मेजर कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। कि भाई डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के 19th एंड 20th सेंचुरी में क्या क्या रीजन रहे? उसके दो मेजर रीजन थे। पहला, द राइज ऑफ पॉजिटिविज्म। ठीक है, कि भाई हर चीज को एज ए साइंस के की क्रेज हो जाना। सेकंड, प्रीवेलेंस ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज काफी ज्यादा आगे आ रही थी उस टाइम पे और जो एंड हुई मार्क्सवाद में जाके, मार्क्सिज्म में जाके। ठीक है, तो ये दो, इनने दो मेजर रीजन बताए थे दांते जर्मिनो ने कि क्यों पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन हुआ था। फिर ये आगे बोलते हैं, बट फिर से ये पॉलिटिकल थ्योरी आगे बढ़ने लगी किनके थॉट्स में? माइकल ऑक्सेट के। इनने इनके वर्क के बारे में बताया, हन्ना आर्डेंट, वर्टान डी जोवेनाल, लियो स्ट्रॉस एंड एरिक वोगलिन। तो दांते जर्मिनो ने बताया कि पहले पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन हुआ पॉजिटिविज्म और आइडियोलॉजीज की वजह से, पर फिर से ये रिवाइव हो चुकी है 1970s के पीरियड में। ठीक है, इनने इस लिस्ट को फिर से एक्सपेंड किया जब इनने अपना अगला पेपर लिखा, द कंटेम्प्रेरी रिलीवेंस ऑफ क्लासिक्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। तब इनने बताया द न्यू पॉलिटिकल थिंकर ऐड करे, जैसे जॉन रॉल्स। ये पॉलिटिकल फिलोसफी को किस बखूबी खूबसूरत तरीके से इन्होंने कंटेम्प्रेरी रियलिटी को दूर की परेशानी थी उसको समझाया। सीवी मैकफरसन, भाई रॉबर्ट नॉजिक, माइकल वाल्जर, हार्वर्ट मार्कस, जर्गन हैबरमास, एलेक्जेंडर मैकाइंथर, क्रिश्चियन वे, कि भाई इन राइटर्स के व्यू कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फिलोसफी का जो ट्रेडिशन है उसको फिर से रिवाइव करते हैं। जिस तरीके से हमारे शुरू के क्लासिकल थिंकर्स थे, भाई प्लूटो, सोक्रेटिस, अरिस्टोटल, मैक, ठीक है, सेम उसी तरीके से ये वाले पॉलिटिकल थिंकर्स भी हमारे पॉलिटिकल फिलोसफी पे जोड़ देते हैं, ऐसा मानना था दांते जर्मिनो का। इन्होंने बोला इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द न्यू रोल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इट वाज इंपेरेटिव टू आइडेंटिफाई इट विद पॉलिटिकल फिलोसफी। यानी पॉलिटिकल थ्योरी को
ये खाली पॉलिटिकल साइंस तक ही सीमित नहीं करना चाहते थे, ये पॉलिटिकल थ्योरी को पॉलिटिकल फिलोसफी में भी दर्शाना चाहते थे, इवन मानते थे कि पॉलिटिकल फिलोसफी इज मोर इंपॉर्टेंट देन पॉलिटिकल साइंस। फिर इनने पॉलिटिकल फिलोसफी के बारे में बोलते हैं, पॉलिटिकल फिलोसफी इज ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ राइट ऑर्डर इन ह्यूमन सोशल एग्जिस्टेंस। ये पॉलिटिकल फिलोसफी हमें बताती है क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। ये कोई बिहेवियरल साइंस नहीं है जो हर चीज को खाली नापने या जो हमारी ज्ञानेंद्रिय है, सेंस एक्सपीरियंस है, खाली वहां तक रिड्यूस कर दे। ना ही ये कोई आइडियोलॉजी है जो खाली एक बाइस्ड पिक्चर देखती है कि भाई इनके हिसाब से जो चीज ये मानते हैं खाली वो ही सही है। ठीक है, पॉलिटिकल फिलोसफी ये चीज नहीं है। ये किसी भी चीज को तभी सच मानती है उसकी इंक्वायरी करने के बाद, ना कि आइडियोलॉजी की तरह। ठीक है, तो इन्होंने दोनों ही चीजों को कॉल आउट किया दांते जर्मिनो ने। पॉलिटिकल फिलोसफी के बारे में ये बोलते हैं, पॉलिटिकल फिलोसफी कॉम्प्रीहेंड्स द नॉलेज ऑफ फैक्ट्स। भाई खाली फैक्ट्स से कुछ नहीं, आपको फैक्ट्स की नॉलेज प्लस उससे जो विजडम आएगी या उससे जो इंसाइट आएगी, ठीक है, फिर ऐसा उस नॉलेज को आप कॉम्प्रीहेंड कर पाओ। तो यहां इनने इंपॉर्टेंस बताई दांते जर्मिनो ने पॉलिटिकल फिलोसफी की, जो फैक्ट्स को कॉम्प्रीहेंड अच्छे से करेगी और तभी विजडम हमें गेन हो पाएगी। वो ये बोलते हैं पॉलिटिकल फिलोसफी डील्स विद पेरिनिलियल प्रॉब्लम्स, जो शुरू से आदमी के सोशल एग्जिस्टेंस को में उसे परेशान कर रही हैं। ये अनवरत काल से पॉलिटिकल फिलोसफी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है। और अगर आप पॉलिटिकल फिलोसफी से अगर आप दूर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल थ्योरी का ये पतन ही है। ये बोलते हैं ए पॉलिटिकल फिलोसोफर कैन नॉट रिमेन इंडिफरेंट टू द पॉलिटिकल स्ट्रगल ऑफ हिज टाइम्स एज ए बिहेवियरलिस्ट वुड क्लेम। कि जो पॉलिटिकल फिलोसोफर है जो उसके टाइम की जो परेशानियां हैं वो उससे अलग नहीं सोच सकता, उसे इवन उस वहां अपनी ज्यादा गौर करना चाहिए। ठीक है, ना कि खाली बिहेवियरलिस्ट की तरह की साली साइंस की पिपुड़ी बजाते रहो। ये शोक दर्शाते हैं कि behavioral political theory has often implicitly or uncritically endorsed the policies and practices of established order instead of performing the Socrates। मतलब कहीं ना कहीं जो बिहेवियरल पॉलिटिकल थ्योरी है, ये जो सत्ताधारी ग्रुप है खाली उसी की हर चीज को मान लेते हैं बिना क्वेश्चन करे, जो सोक्रेटिक फंक्शन है स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर। कोई पावर में जो लोग हैं उन्हें सच बोलना, ना कि जो उन्हें सुनना है वो बोलना। ठीक है, ये पूरा काम करती है हमारी पॉलिटिकल थ्योरी जब वो पॉलिटिकल फिलोसफी के साथ हो। और इन्होंने चेतावनी दी, द फुल रिकवरी ऑफ क्रिटिकल पॉलिटिकल थ्योरी कैन नॉट बी अचीव्ड विद इन द पॉजिटिविस्ट यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। कि जब तक आप पॉजिटिविस्ट यूनिवर्स में रहेंगे तब तक पॉलिटिकल थ्योरी की पूरी रिकवरी नहीं की जा सकती है। हमारे लास्ट थिंकर हैं पॉलिटिकल थ्योरी के रिवाइवल में हर्बर्ट मार्क्यूस। हर्बर्ट मार्कस का क्या मानना था? ये बोलते हैं जी अगर आप साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी और पॉलिटिक्स की साइंटिफिक स्टडी करेंगे तो उसमें कुछ रिस्क इन्वॉल्व है। कौन से रिस्क? कि जब सोशल साइंस की जो लैंग्वेज है वो अटेम्प्ट्स टू कन्फर्म टू द लैंग्वेज ऑफ नेचुरल साइंस में नेचुरल साइंस की लैंग्वेज में मिलना चाहती है, तो वही वो कहीं ना कहीं जो सत्ता में ग्रुप है उसको ही परिभाषित करती है। ठीक है, जैसे वही वॉर है, अगर दो कंट्रीज युद्ध लड़ने जा रही हैं तो दोनों ही कंट्रीज बोलती है कि भाई हम जस्टिस को अचीव करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जस्टिस तो एक्चुअल में भाई हमें अनक्रिटिकली डिफाइन करना चाहिए, राइट? तो कहीं ना कहीं जब लैंग्वेज ऑफ सोशल साइंस अटेम्प्ट करती है नेचुरल साइंस की लैंग्वेज को इम्बाइब करने के लिए, तो जो सत्ता में ग्रुप है खाली ये उन्हीं की बातों को दोहराती है। Scientific terminology is sought to be defined in terms of such operations and behavior that are capable of observation and measurement. This leaves no scope for a critical vision in scientific language. ठीक है, वे क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन हम नहीं कर पाते हैं। फिर ये बोलते हैं कि भाई अगर आप लोगों के पार्टिसिपेशन को खाली अगर आप वोट से डिसाइड करोगे तो हम पॉलिटिकल
उस पॉलिटिकल सिस्टम में डेमोक्रेसी क्या है हम प्रॉपर तरीके से समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे भाई अगर हम बोले कि वोटर टर्नआउट 60% है और ये इंसान यहाँ चुना गया है तो यहाँ डेमोक्रेसी है, पर भाई हम एक क्रूशियल क्वेश्चन कहीं ना कहीं वोटर टर्नआउट पे हम चले जाएंगे तो हट जाते हैं। जस्ट लाइक भी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्यों है, भाई मनी मैटर क्यों करता है, ठीक है। और भाई 60% अगर वोटर टर्नआउट है तो ओवरऑल पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। वहां सिस्टम कौन सा है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है या रिप्रेजेंटेशन वाला सिस्टम है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं वोटर टर्नआउट से हमें नहीं पता चलता। When we adopt this method of study, social science no longer remains an instrument of social inquiry, it becomes an instrument of social control। मतलब rather than सोशल इंक्वायरी करें, ये समाज को कंट्रोल करने का एक जरिया बन जाता है जब भी पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल फिलोसफी के को दरकिनार कर देती है, यानी कहीं ना कहीं हम वैल्यूज को दरकिनार कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि टर्म्स को जैसे जस्टिस है, लिबर्टी है, नेशनल इंटरेस्ट है, इन्हें जो सत्ताधारी ग्रुप है अपनी सुविधा के हिसाब से इन्हें डिफाइन कर लेता है, ठीक है। तो ये इन्होंने रिस्क इन्वॉल्वमेंट बताया था इसलिए, ठीक है। अब हम यहाँ कंक्लूड करेंगे कि भाई पॉलिटिकल जो थ्योरी है, पॉलिटिकल थ्योरी खाली पॉलिटिकल साइंस तक ही नहीं सीमित रह सकती, साथ ही साथ पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल फिलोसफी तक भी सीमित नहीं रह सकती। पॉलिटिकल थ्योरी असली चीज में जब ही आगे बढ़ेगी जब पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलोसफी दोनों को इंपॉर्टेंट रोल दे, ठीक है। तो ये हमारा कंक्लूजन रहेगा। सिंस 1970s द डिस्प्यूट बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलोसफी लार्जली सबसिडाइड, यानी 1970 के दशक के बाद पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलोसफी में ये जो लड़ाई थी काफी हद तक खत्म हो चुकी। क्यों? क्योंकि पोस्ट बिहेवियरलिज्म आ गया था जिनमें वैल्यूज के लिए दोबारा से कंसर्न आ गया था। जैसे डेविड स्टन ने अपने पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच में पॉलिटिकल फिलोसफी को फिर से इंपॉर्टेंस दे दी थी। साथ ही साथ हम बात करें, भाई कार्ल पोपर एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उनने भी सर्टेन सोशल वैल्यूज रिकमेंड करी थी। साथ ही साथ जॉन रॉल्स जो काफी बड़े पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, उनने एम्पायरिकल मेथड यूज किया था जस्टिस का जब अपनी पूरी प्रिंसिपल्स दिए थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर्स दोनों एक दूसरे के मेथड यूज कर रहे थे 1970s के पीरियड में, जिससे कौन बड़ा है कौन छोटा है वो रोल कहीं ना कहीं सबसिडाइड हो गया था। सेम ऐसे भाई सीवी मैकफर्सन ने जो एम्पायरिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी थी उसका क्रिटिसाइज किया, जो किसने दी थी, स्कम्पिटर और रॉबर्ट डायल ने दी थी। और इन्होंने अपनी रेडिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी बताई थी सीवी मैकफर्सन ने, जिसमें हम बात करते हैं एक्सट्रैक्टिव पावर और डेवलपमेंट पावर के बारे में, ठीक है। जब मैं आपको डेमोक्रेसी पढ़ाऊंगा तो तब मैं आपको अच्छे से इस बारे में समझाऊंगा। सेम ऐसे ही हर्बर्ट मार्कोस और जर्गन हेबरमास इन दोनों ने भी अपनी इंपेरिकल इंसाइट का यूज किया कंटेम्परेरी कैपिटलिज्म के क्रिटिकल एनालिसिस में, ठीक है। तो अब ये पूरी तरीके से क्लियर हो चुका था कि पॉलिटिकल साइंस अदर सोशल और नेचुरल साइंस की तरह हमारे जो मीन्स हैं उसे स्ट्रेंथ करती है, ताकि हम पॉलिटिकल फिलोसफी जो हमें वैल्यूज बताती है हम उस एंड को पा पाए। यानी भाई पॉलिटिकल जो साइंस है हमारे मीन्स या जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसको डिफाइन करती है, जिससे हमारा जो एंड गोल है कि भाई किस तरीके की सोसाइटी हमें चाहिए, किस तरीके के लोग रहने चाहिए, कैसा हमारा देश रहना चाहिए, कैसी ये दुनिया रहनी चाहिए, जो एंड गोल है, जो वैल्यूज है, जो पॉलिटिकल फिलोसफी डिसाइड करती है, इन दोनों में सामंजस्य हो पाए, ठीक है। मीन्स और एंड, लाइक अदर सोशल और नेचुरल साइंसेस की तरह पॉलिटिकल साइंस स्पेशली बिहेवियरलिज्म, पॉजिटिविस्ट या एम्पायरिकल मेथड जो है वो हमारे और अच्छे से अच्छे मीन्स बन पाए और हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा डेवलप हो पाए। लास्ट में हम कंक्लूड कर सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलोसफी कॉम्प्लीमेंट्री रोल निभाते हैं हमारी सोशल लाइफ में। यानी पॉलिटिकल थ्योरी तभी पूरी है जब पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलोसफी दोनों ही हो, ठीक है।
तो आज हम काफी अच्छे से डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी को देख चुके, इसकी इंपॉर्टेंस समझ चुके, ठीक है, और यूपीएससी में ये क्यों आता है और कितनी बार आ चुका है ये भी हम देख चुके, ठीक है। तो यहां तक आपने मेरी वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे क्वेरी पूछनी है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस।